हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज सभी का फिर से स्वागत है लेक्चर 1 चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर है 11th की बायोलॉजी का। ठीक है, तो आपने चैप्टर 1 देखा होगा, इसके बाद हम चैप्टर 2 की बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते बिना देरी किए हुए। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से बहुत सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के। ठीक है, क्योंकि ये देखो चैप्टर है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें मेन फोकस किया जाएगा क्लासिफिकेशन स्टडीज पर। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ऑन यूज। मतलब ये जो पहले क्लासिफिकेशन किया गया था ये साइंटिफिकली नहीं किया गया था। ठीक है, ये उस बेस पे किया गया था कि हमारी क्या यूजेज हैं, ठीक है, हमारी क्या हमें क्या ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था। जैसे कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था इस बेस पे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। मतलब हमें खाने की ज़रूरत होती है उसके बेस पे, शेल्टर यानी कि रहने की ज़रूरत, और क्लॉथिंग यानी कि कपड़ों की ज़रूरत। तो इस बेस पे हमारी जो ज़रूरतें हैं उस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification। और एरिस्टोटल ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंटिफिक बेस पे क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बस इस लाइन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। अब उन्होंने कौन से करेक्टर यूज किए थे? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कौन से करेक्टर यूज किए थे। तो उन्होंने किए थे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो बाहर से देखने में पता चल जाए। ठीक है, इससे उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया प्लांट किंगडम को? तो प्लांट में उन्होंने उनको डिवीजन किया कैसे? ट्री जो कि पेड़ होते हैं, फिर उनसे छोटे सर्ब्स, और सब जो जैसे कि घास होती है वो हर्ब्स। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बात करें। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। और उन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। यानी कि उन्होंने एनिमल को इस बेस पे डिवाइड कर दिया कि जिनके अंदर रेड ब्लड होता है और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है। ठीक है, इसके बेस पे डिवाइड कर दिया एनिमल को। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन था जो किसने किया था? एरिस्टोटल ने। ठीक है, किसके बेस पे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के बेस पर। ठीक है, प्लांट में, और एनिमल में किया था रेड ब्लड के बेस पर कि रेड ब्लड जिनमें होगा और जिनमें नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इन लीनियस टाइम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन with plantae and animalia kingdom was developed that included all plant and animal respectively। ठीक है, इसके बाद अरिस्टोटल के बाद लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया। तो अगर पूछा जाए कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किसका था, तो वो था लिनियस का। ठीक है, वो लिनियस का था 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसमें कौन कौन से किंगडम थे? प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम थे। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने प्लांटी में सारे प्लांट को इन्वॉल्व किया था और एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को इन्वॉल्व किया था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया प्लांटी और एनिमेलिया में, तो ये सिस्टम जो था ये इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद अगर बात करें प्लांट में, तो प्लांट में फोटोसिंथेटिक जो कि ग्रीन एल्गी हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं जो फंजाई हैं, उनमें भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था इनका ये क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा ध्यान देना कि इस क्लासिफिकेशन की क्या कमियां थी। तो ये कमियां थी कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज
easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। कि जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल में वो आसानी से हो गया, ठीक है, उसे समझना भी आसान था, बट एक लार्ज नंबर मतलब एक काफ़ी बड़ी संख्या जो ऑर्गेनिज्म की थी वो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रही थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हेंस द टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इन एडुकेट। तो इस प्रकार से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी टाइम तक यूज किया गया, फिर बाद में पता चला कि ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद आगे देखना दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, बिसाइड्स बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ड फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वाल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ईटीसी। जैसे कि बिसाइड, जैसे कि अभी जो क्लासिफिकेशन चल रहा था वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेस पे था, ठीक है, तो इसके अतिरिक्त कुछ और भी ज़रूरतें पड़ी, जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक और ज़रूरतें पड़े जिससे कि हम क्लासिफाई कर सकें। वो कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सेल स्ट्रक्चर, एक मिनट, तो बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के अतिरिक्त कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, जो उनकी वॉल है उसका नेचर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ईटीसी। तो ये सभी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी हमें क्लासिफिकेशन के लिए फर्दर। तो आगे हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंज ओवर द टाइम। तो इस प्रकार से क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टाइम टू टाइम कुछ चेंज होते रहे, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, थ्रो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। दो यद्यपि कि यहाँ तक कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे उनमें काफ़ी कांस्टेंट रहे, वो काफ़ी कांस्टेंट रहे, डिफरेंट सिस्टम में भी वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। जैसे कि टू किंगडम सिस्टम या इसके बाद थर्ड किंगडम सिस्टम आया तो उसमें भी प्लांटी और एनिमल दोनों किंगडम ज्यों के त्यों बने रहे, ठीक है, थोड़े बहुत चेंज होने के बाद। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वार्ड ग्रुप्स या ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कि इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हुए हैं किस किंगडम के अंडर में, ठीक है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंज हुए हैं। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाई डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो इस प्रकार से जो नंबर है किंगडम का और जो नेचर है किंगडम का, कि किस किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ये समझा गया किसके द्वारा, डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइम में, ठीक है। अब डिफरेंट किंगडम सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 फीचर थे, सेल वॉल टाइप, ठीक है, सेल टाइप, और देखो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीज़ें एडअप हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये था सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके बाद हम बात करते हैं 5 किंगडम सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन था उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है। इससे पहले 3 किंगडम और 4 किंगडम भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे पहले 5 किंगडम बताया गया है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सेल टाइप अगर हम बात करें, सेल टाइप किस किंगडम में कैसा था, तो मोनेरा में सेल कैसी थी, प्रोकैरियोटिक, और इसके बाद मोनेरा के बाद सारे किंगडम में कैसी है सेल, यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोटिक, फंजाई में भी और प्लांटी में भी और एनिमलिया में भी, ठीक है। इसके बाद हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में देखो कैसी है सेल वॉल, नॉन सेलुलोजिक है, ठीक है, नॉन सेलुलोजिक है, यानी कि वो बनी सेलुलोज से नहीं बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से, ठीक है। और इसके बाद प्रोटिस्टा में हम बात करें तो प्रोटिस्टा में वैसे कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और मोस्टली में नहीं होती है, तो प्रेजेंट इन सम है। इसके बाद है फंजाई में कैसी होती है सेल वॉल, प्रेजेंट विथ काइटिन, तो जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी हुई होती है। और प्लांटी में सेल वॉल
सेलुलोज की बनी हुई होती है और एनिमेलिया में सेल वॉल अब्सेंट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो मोनेरा ये प्रोकैरियोट है, तो आप जानते होंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में अब्सेंट होती हैं। इसके बाद सारे किंगडम में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो मोनेरा का कैसा है, सेलुलर है, यानी कि इसमें यूनिसेलुलर है। ठीक है, और प्रोटेस्टा की बात करें तो इसमें क्या है, सेलुलर ही है, इसमें भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, इसके बाद फंजाई की हम बात करें तो इसमें मल्टी सेलुलर है या फिर लूज टिश्यू भी कह लीजिए। ठीक है, मतलब टिश्यू का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से लूज टिश्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टिश्यू वेल डेवलप हो गए और टिश्यू या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑर्गन बनना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे पूरा एनिमेलिया में ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका होगा। तो यहाँ पे टिश्यू या ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम, तीनों प्रकार का आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोनेरा में ऑटोट्रोपिक भी है, ठीक है, जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, और इसके बाद हेट्रोट्रोपिक भी हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रोपिक में भी दो टाइप के हो जाएंगे, एक कीमोसिंथेटिक, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रोपिक में भी दो टाइप से हो जाएंगे, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। ठीक है, इनका मतलब अगर आपको समझ नहीं आया हो तो बाद में कमेंट में पूछ लीजिएगा, वैसे तो नॉर्मल है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद प्रोटेस्टा में हम देखें तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रोपिक है, यानी कि फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें हेट्रोट्रोपिक भी है। ठीक है, जो अदर मोड से अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद फंजाई की हम बात करें तो इसमें हेट्रोट्रोपिक है। ठीक है, यानी कि ये कोई भी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। उसमें हेट्रोट्रोपिक में दो प्रकार से आ जाएंगे, सेप्रोफाइटिक, ये दूसरों पे डिपेंड रहना, पैरासाइटिक, दूसरों से फूड लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करें प्लांटी, तो इसमें ऑटोट्रोपिक हैं, फोटोसिंथेटिक, अब सूर्य की रोशनी के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा अपना खाना खुद ही बनाते हैं। इसके बाद हम एनिमेलिया की बात करें तो इसमें कैसे हैं, हेट्रोट्रोपिक हैं। ठीक है, उसमें हैं होलोजोइक। ठीक है, और इसके अलावा हैं सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, दूसरों की बॉडी पे रहते हैं। ठीक है, बाकी डिटेल तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम बात करें कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने दिया था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट ही कर देता हूँ इसलिए कि R.H. विटेकर 1969 प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, कि R.H. विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो कब दिया था, 1969। तो इस सन और साइंटिस्ट का नाम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है द किंगडम डिफाइंड बाई हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये भी पूछा जा सकता है कि जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उन सारे किंगडम के नाम बताओ। ठीक है, मान लो ये 3 नाम दे दिए, 2 नाम नहीं दिए, वो आपको खुद से बताने हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक से, या फिर ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके क्राइटेरिया क्या क्या हैं इस किंगडम के, तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनके जो क्लासिफिकेशन के मेन क्राइटेरिया हैं वो क्या क्या हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो गया, ये आपको पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक ना एक आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 डोमेन सिस्टम की। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि इससे पहले 3 और 4 किंगडम भी क्लासिफिकेशन आया था। तो ये देखो डोमेन है। ठीक है, 3 डोमेन सिस्टम है। 3 डोमेन सिस्टम वाज आल्सो बीन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। ठीक है, अब जो 3 डोमेन सिस्टम था तो उसमें क्या था कि जो मोनेरा था, ठीक है, उसको जो मोनेरा किंगडम था उसको 2 डोमेन में बांट दिया गया। ठीक है, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन। ठीक है, तो इसमें क्या था, प्रोकैरियोट में मोनेरा था तो उसको बांट दिया 2 डोमेन में। ठीक है, और यूकैरियोटिक किंगडम एक अलग डोमेन बन गया। ठीक है, तो 2 डोमेन वो हो गए मोनेरा को डिवाइड करने के बाद, और यूकैरियोटिक का 3rd डोमेन हो गया। तो इस प्रकार से 3 डोमेन हो गए, कौन कौन से, मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया तो 2 डोमेन वो हो गए, और 3rd डोमेन हो गया यूकैरियोटिक किंगडम। ठीक है, देयर बाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस प्रकार से कितना क्लासिफिकेशन हो गया, देखो मोनेरा को उन्होंने बांट दिया 2 में। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ये। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारे यूकैरियोट हैं। ठीक है, तो 3rd डोमेन हो गया, और मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया गया तो 3 डोमेन हो गए। तो इस प्रकार से टोटल किंगडम कितने हो जाएंगे उस हिसाब से 6। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया जब डोमेन में बांटा गया मोनेरा को। ठीक है, 2 डोमेन में। ठीक है,
यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। तो इसके हमें कोई मतलब नहीं, हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। इसके बाद है लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये कह रहे चलिए अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उसको समझने के लिए, ठीक है। और इसमें कुछ अगर जैसे इशू आते हैं, कुछ देखो हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है, और उनसे ये कैसे प्रभावित होता है क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद है अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई मोसेज, फंस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे तो वो क्या करते थे, वो इंक्लूड करते थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई, मोसेज और फर्न्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अंडर प्लांट, वो प्लांट के अंडर आते थे, ठीक है। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। और इनको प्लांट किंगडम में इसलिए रखा गया क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनिज्म थे तो इनमें क्या था कि ये सेल वॉल रखते थे, इस वजह से इनको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया, सिर्फ एक ही फीचर की वजह से। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जबकि इनके जो अदर कैरेक्टरिस्टिक थे वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, ठीक है। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो प्लांटी किंगडम है तो इसमें जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया किंगडम प्लांटी में, सिर्फ एक वजह से, क्या, वो थी सेल वॉल का प्रेजेंट होना, ठीक है। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वंस, से फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी, ठीक है। अब इसमें देखो किंगडम प्लांटी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही साथ रख दिया गया, ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल बताए हैं तो वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं वो हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, यूनिसेलुलर कौन सा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर हो गया स्पाइरोगायरा, तो इनको भी सिर्फ एक ही किंगडम में रख दिया गया, वो कौन सा है, प्लांटी में, वो वही अंडर एल्गी, ठीक है। जबकि ये यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, फिर भी एक में ही रख दिया कि सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से। और यहाँ पे क्या गया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक बैक्टीरिया को मतलब यूकैरियोटिक बैक्टीरिया नहीं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया गया किंगडम प्लांटी में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रोपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे आल्सो showed a कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, ठीक है। जैसे कि क्लासिफिकेशन का ये जो सिस्टम था प्लांटी वाला, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था हेट्रोट्रोपिक ग्रुप में, ठीक है, जैसे कि फंजाई हुआ, ठीक है, और हेट्रोट्रोपिक के बाद ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनको एक ही में रख दिया गया था। दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, यहाँ तक कि इनकी जो सेल वॉल थी उसके कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, ठीक है। जैसे कि फंजाई की किससे बनी होती है, काइटिन से सेल वॉल, ठीक है, ठीक है। फंजाई में क्या पाया जाता है, काइटिन इन देयर वॉल, वाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। जबकि देखो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी हुई, काइटिन की, और प्लांट की बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो गया, लेकिन सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंट होने की वजह से इनको एक ही ग्रुप में रख दिया गया प्लांट किंगडम में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसिडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, ठीक है। लेकिन जब ये कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि फंजाई की जो काइटिन की सेल वॉल बनी होती है इसको कंसीडर किया गया तो फंजाई को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया गया, ठीक है। तो वो किंगडम कौन सा है, वो किंगडम है फंजाई, ठीक है, किंगडम फंजाई बना दिया गया अलग से, ठीक है। इसके अलावा ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा, और इसके अलावा जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे तो उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, वो ग्रुप था क्या, किंगडम मोनेरा, ठीक है। इसके बाद यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, देखो वहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था, ना ही फंजाई का, ना ही प्लांट का, ठीक है, और ना ही यूनिसेलुलर का, ना ही मल्टीसेलुलर का। इस वजह से क्या किया कि सारे प्रोकैरियोटिक को हमने किस में रख दिया गया, किस में रख दिया, वो रख दिया सारे प्रोकैरियोटिक को सारे प्रोकैरियोट को रख दिया हमने किंगडम फंजाई में, ठीक है, ठीक है।
ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी मतलब ऑल फंजाई को रख दिया हमने फंजाई में जिनमें फंजाई की काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रुप कर दिया किसमें, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। इसके अलावा हमने यूनिसेलुलर जो सारे ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को हमने रख दिया किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को हमने किस में रखा था, किंगडम मोनेरा में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा में हमने किस किस को रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, जिनको पहले रखा जाता था एल्गी में, और किस किंगडम के अंडर में, प्लांट किंगडम के अंडर में, ठीक है। बोथ हैविंग सेल वॉल, और दोनों में देखो सेल वॉल पाई जाती थी, ठीक है, इस वजह से प्लांट के अंडर में रखा था। लेकिन अब किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया है क्लेमाइडोमोनास को, क्लोरेला को, जिनको जो एल्गी हैं, ठीक है। अब ये बता रहे किसके साथ में, किंगडम प्रोटिस्टा में कौन भी है, पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। पैरामीशियम और अमीबा के साथ रख दिया गया है क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को, ठीक है। विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, ठीक है। जबकि पैरामीशियम और अमीबा को पहले किस में रखा जाता था, एनिमल किंगडम में, ठीक है, क्योंकि इनमें ठीक है, क्योंकि इनमें क्या नहीं होती थी, सेल वॉल नहीं होती थी, इसी वजह से इनको रख दिया जाता था एनिमेलिया किंगडम में, ठीक है, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी और उसमें सेल वॉल नहीं होती एनिमल में, ठीक है। लेकिन अब इनको किस में रख दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में से। ये सारे, क्योंकि सारी क्या हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, इस वजह से इनको किस में रख दिया गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। मैं ये भी हाईलाइट कर देता हूँ, और ये भी याद रखना कि पहले इनको किस किंगडम में रखा जाता, तो एनिमल किंगडम में रखा जाता था, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। अब इससे क्या हुआ, इसमें क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को साथ में रख दिया, ठीक है, जबकि अर्लियर क्लासिफिकेशन में इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्राइटेरिया अलग था, जैसे वहाँ पे सेल वॉल का क्राइटेरिया की वजह से इनको अलग अलग रख दिया था, लेकिन अब यूनिसेलुलर होने की वजह से इनको एक ही किंगडम में रख दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। अब देखो यही बताया जो मैंने पहले बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो गया, ठीक है। अब उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेस पे कर दिया। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो चेंज हैं वो आगे फ्यूचर में भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे इस समझ पे, ठीक है, कि हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कितनी ज़्यादा डेवलप हो सकती है, उसमें कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और ये इंप्रूवमेंट कैसे होगा, उनके कैरेक्टरिस्टिक को समझने पे और उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने पे, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि भविष्य में उनके फ्यूचर में उनके कितना इवोल्यूशन होगा, कितना डेवलपमेंट होगा उनकी प्रजाति में, उस बेस पे हमें जो अंडरस्टैंडिंग होगी उस प्रकार से क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट not only the morphological, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic that is based on evolutionary relationship, ठीक है। ओवर टाइम यानी कि आने वाले टाइम में और जो क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व होगा तो उसमें देखो क्या इवॉल्व हो सकता है, क्या दिख सकता है, तो उसमें बता रहे हैं कि विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज, ठीक है। उसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं होंगी कि मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया होगा, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ का क्राइटेरिया होगा, बट आल्सो फाइलोजेनेटिक, ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ना उस पर बेस्ड होगा, ठीक है, आगे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा तो, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ द व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हम इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको पढ़ेंगे जो व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। द किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया कॉमनली रेफर्ड टू एज प्लांट एंड एनिमल किंगडम रिस्पेक्टिवली विल बी डील्ड सेपरेटली। अब प्लांटी और एनिमल किंगडम को हम सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा आप जानते ही हैं कि कैसा किंगडम था, तो ये प्रोकैरियोटिक का किंगडम है, ठीक है, और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम शुरुआत करते हैं, एक मिनट।
बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा कौन है, तो बैक्टीरिया। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि माइक्रो आप ऐसे देख नहीं सकते, तो दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये भी आपको याद ही रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि बैक्टीरिया अकर एवरीवेयर, ठीक है, या इसमें कोई कंडीशन रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपको क्या लगा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, हर जगह नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट फिर भी 99.99% प्रेजेंट है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। आगे है 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप एक मुट्ठी भर मिट्टी में 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, और ये एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग, जो गर्म पानी के झरने होते हैं उनमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, राजस्थान जो रेगिस्तान होते हैं उनमें भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। स्नो, बर्फ़ में भी रह सकते हैं, और डीप ओशियन जो गहरे समुद्र होते हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ जहाँ पर कि बहुत कम लाइफ की जो दूसरी अदर फॉर्म है वो सर्वाइव कर सकती हैं, वहाँ पे भी प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो कि त्यों आपको याद रखना है कि ये एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियन, वेयर फ्यू वेरी फ्यू अदर और लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, ठीक है, वहाँ पे भी ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया हैं वो अदर ऑर्गेनिज्म पे भी रहते हैं, और उनके अंदर भी रहते हैं और उनके ऊपर भी रहते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट क्योंकि दूसरों से ही भोजन लेते हैं ना। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, और बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, किसके बेस पे, शेप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, किसके बेस पे बोला है इन्होंने, बेस्ड ऑन देयर शेप, ठीक है। जैसे कि अगर स्पेरिकल है तो उसको कोकस कहेंगे, ठीक है, कोकस सिंगुलर है यानी कि एक बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाएगा कोकस, और जब बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, वो होगा कोकाई, ठीक है। अब रॉड शेप बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, बैसिलस हो गया एक के लिए, और बैसिलाई हो गया बहुत सारे के लिए, ठीक है। और कॉमा शेप्ड के लिए, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया के लिए एक के लिए हो गया विब्रियम, और बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए क्या हो गया, विब्रियो। स्पाइरल शेप के लिए क्या बोलेंगे हम, स्पाइरलम, एक बैक्टीरिया के लिए, और स्पाइरुला बोलेंगे बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है शेप के बेस पे, ठीक है। तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, बेस्ड ऑन देयर शेप, स्पाइरल कोकस, कोकाई, और रॉड शेप्ड बैसिलस, बैसिलाई, ठीक है, कॉमा शेप्ड विब्रियम, विब्रियो, स्पाइरलम से स्पाइरल शेप स्पाइरलम यानी कि स्पाइरुला बहुत सारों के लिए टर्म यूज करेंगे। तो ये हो गया क्या, कोकाई हमारा, ठीक है, और सिंगुलर के लिए क्या होगा, कोकस, ठीक है, और बैसिलाई हो गया बहुत सारे के लिए, और सिंगल के लिए क्या होगा, बैसिलस, ठीक है, और स्पाइरुला हो गया बहुत सारे के लिए, और सिंगल के लिए क्या होगा, स्पाइरुलम, ठीक है। विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप, तो एक के लिए हो जाएगा विब्रियम, और बहुत सारे के लिए हो जाएगा विब्रियो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया शेप हैं, उसी के बेस पे इनको डिवाइड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, यहाँ तक कि जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये आपको याद, जो कि याद रखना है कि स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाएगा अदर ऑर्गेनिज्म से, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अगर हम बैक्टीरिया को अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रुप से कंपेयर करते हैं तो जो बैक्टीरिया हैं वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक यानी कि खाने से रिलेटेड बात हो रही है कि ये इनमें जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, अब देखिए जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो क्यों है, क्योंकि इनका जो खाने का मतलब फूड का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है, वो डिफरेंट है। जैसे कि सम ऑफ द बैक्टीरिया कैसे हैं, ऑटोट्रोपिक, मतलब वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो अपना जो फूड है वो कैसे प्राप्त कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। याद रखना इनऑर्गेनिक है, यहाँ ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। मैं फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। दे में भी फोटोसिंथेटिक, अब ये देखो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, अब देखो ऑटोट्रोपिक तो है लेकिन कैसे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, और कुछ होते हैं कीमोसिंथेटिक जो केमिकल से अपना फूड तैयार कर लेते हैं, ठीक है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, लेकिन
जो मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। अब देखो हेट्रोट्रॉपिक हैं तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। अब जो हमारा किंगडम था कौन सा, किंगडम मोनेरा, उसको बांट दिया गया आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इनका इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में, तो हम इसको समझ लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, तो इनको हेलोफाइल्स कहेंगे, हॉट स्प्रिंग थर्मोएसिडोफाइल्स कहेंगे, एंड मार्सी एरिया मेथेनोजेंस कहेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया के 3 क्लासिफिकेशन कर दिए, फर्दर इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया आर्की बैक्टीरिया को, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मोस्ट हार्श एनवायरनमेंट के बेस पे एक्सट्रीम साल्टी एरिया तो क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। और हॉट स्प्रिंग में अगर बैक्टीरिया पाया जाएगा तो उसे कहेंगे थर्मोएसिडोफाइल्स, ये टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट रहेगा, ठीक है। और मार्सी एरिया में पाया जाएगा तो उसे कहेंगे मेथेनोजेंस, ठीक है। 3 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है कि आर्की बैक्टीरिया जो डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से, ठीक है, वो किस वजह से हैं, वो अपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से हैं। और यही फीचर जो है इनको बहुत जो एक्सट्रीम हैबिटेट हैं जैसे हॉट स्प्रिंग और साल्टी एरियाज में रहने लायक बनाता है, ठीक है, कि इतनी बुरी कंडीशन में भी ये रह लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर दूसरे बैक्टीरिया से काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, उनसे अलग होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। मैथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउ, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है कि मैथेनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैथोजन प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, ठीक है। जो ये हमारे जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस, ठीक है, तो इनकी जो गट होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं मैथेनोजेंस बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे कि काऊ, बफेलोज, ठीक है। और ये जब वो उनका जो गोबर होता है, ठीक है, मतलब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है गोबर, तो उनका जो गोबर होता है, ठीक है, तो उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें फिर जब ये उनकी गट में प्रेजेंट होते हैं तो इसके साथ ही उस गोबर में निकलते हैं, ठीक है, या बोल लीजिए डंग में निकलते हैं, डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है, तो उसमें ही निकलते हैं। तो इस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मैथेन गैस के लिए, ठीक है। मैथेनोजेंस क्या प्रोडक्ट करेंगे, मैथेन गैस को प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं किंगडम मोनेरा का, तो वो है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, तो यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं कि 1000 प्रकार के डिफरेंट प्रकार के यू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया को इन्होंने क्या कहा है, ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अफ्लैजिलम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो ट्रू यू बैक्टीरिया है उनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उनमें एक रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल पाई जाती है। और अगर वो मोटाइल होंगे यू बैक्टीरिया तो उनमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा फ्लैजुलम, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अब द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। और इनमें जो साइनोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है साइनोबैक्टीरिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए जिसमें प्रेजेंट होता है वो होता है ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। और ये कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो ये तो आपको पता ही है, मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कैसा है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल और फिलामेंटस दोनों फॉर्म में पाया जा सकता है। और फ्रेश वाटर और मेराइन और टेरेस्ट्रियल एलगी है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मराइन वाटर में भी पाया जा सकता है, और टेरेस्ट्रियल एलगी भी है, ठीक है, मतलब टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर भी पाया जा सकता है, ठीक है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जेलेटिनस सीड, और जिसकी कॉलोनी होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो किससे सराउंडेड होती हैं, जेलेटिनस सीड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉलोनी सराउंड होती हैं किससे, जेलेटिनस सीड से, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जेलेटिनस सीड से सराउंड होती है कॉलोनी, ठीक है, किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं
दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब जैसे आपने कहीं देखा होगा बहुत गंदा पानी होता है तो वहाँ पे जो ऊपर की तरफ बुलबुले उठते हैं तो ब्लूम्स उठते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, वो किसकी वजह से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं वहाँ पर। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसमें से कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन है ना, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की फ्री नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, वो किस किस स्ट्रक्चर में फिक्स करते हैं? हेट्रोसिस्ट, आप देख पा रहे होंगे ये है हेट्रोसिस्ट, इसमें फिक्स करते हैं वो। और उनके एग्जाम्पल क्या है? नोस्टॉक और एनाबीना। तो आपको ये याद रखना है कि हेट्रोसिस्ट किस में पाया जाता है? तो नोस्टॉक और एनाबीना में, ठीक है। और ये नोस्टॉक और एनाबीना क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हैं वो केमिकल का यूज करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि नाइट्राइट्स हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप यूज करते हैं नाइट्राइट्स को, नाइट्रेट्स को, अमोनिया को, ठीक है। और इनसे जो एनर्जी रिलीज होती है उससे वो एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, तो वो उस एनर्जी को यूज करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। इसके बाद हम बात करेंगे दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो इस प्रकार से देखो इन्होंने नाइट्रोजन को फिक्स किया, तो इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसको रिसाइकिल करने में? न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। तो ये जो कहते हैं याद रख लेना आप, ठीक है। इसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया, ऑटोट्रोपिक हो गए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक यानी कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रोपिक ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा यही है, इस वजह से उन्होंने लिख दिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। और इसमें से जो मेजोरिटी होते हैं वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर हैं, ठीक है, मतलब वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, ठीक है। और उसमें से बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या कह सकते हैं कि उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम प्लांट्स, ठीक है। तो ये किस में होते हैं? दे आर हेल्पफुल, मतलब ये जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं ये हेल्पफुल हैं किस चीज़ में? किस चीज़ में? जैसे मिल्क से दही बनाने में, ठीक है, ये हाईलाइट कर देता हूँ। हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है, और फिक्सिंग नाइट्रोजन को फिक्स करने में इन लेग्यूम प्लांट्स की रूट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कहते हैं स्ट्रक्चर आ जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, हाँ ठीक है, ये आ गया। आगे हम बात करते हैं सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। और इन हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया में कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डैमेज कर देते हैं ह्यूमन बींग्स की सेल को या फिर उनके टिश्यू को, ठीक है, या फिर क्रॉप्स को या फिर फार्म के एनिमल्स को, और जो पेट्स यानी कि हमारे पालतू जानवर हैं उसको भी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। जैसे कि ये बता रहे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर ये कुछ बहुत ज़्यादा जानी पहचानी डिजीज हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती हैं। तो आपको अगर जानना हो तो ये किस बैक्टीरिया से होती हैं इनका नाम भी याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो बैक्टीरिया मेनली किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं? फिजन के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। और ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये क्या करते हैं? ये स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि समटाइम
जब कुछ अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तब ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा तरीका भी है, एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक शॉर्ट तरीका है। उसके द्वारा ये क्या करते हैं, जो एक प्रिमिटिव टेक्निक थी कि डायरेक्ट डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता था वन डीएनए से वन बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र यूज करते हैं कौन से बैक्टीरिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ये ट्रांसफ़र कर गया इसमें, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि मेनली बाई फिजन के द्वारा भी करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और आल्सो रिप्रोड्यूस बाई या प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। भाई माइकोप्लाज्मा तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि माइकोप्लाज्मा कैसा ऑर्गेनिज्म है, दैट कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, ठीक है। तो इस पर एंटीबायोटिक काम नहीं करेंगी क्योंकि इसमें सेल वॉल ही नहीं है, एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करती है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि माइकोप्लाज्मा पे सेल वॉल का माइकोप्लाज्मा की वजह से कोई डिजीज हो रही है और अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो वो काम करेगी या नहीं, तो वो नहीं करेगी क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। और एंटीबायोटिक सेल वॉल पे काम करती हैं। तो माइकोप्लाज्मा कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी सेल है जो हमें जिसके बारे में हम जानते हैं, मतलब अभी तक हम जितनी सेल के बारे में जानते हैं तो सबसे छोटा क्या है, माइकोप्लाज्मा ही है, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये भी इस सेल बात हो गई इसके बारे में। और मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल और प्लांट, और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा हैं जो वो प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजेनिक है, यानी कि वो बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आगे के किंगडम है हम उनको फर्दर लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जो फ्रेंड्स है या फिर जो फ्रेशर बच्चे हैं, ठीक है, जो पहली बार नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। क्योंकि मैं लाइन बाई लाइन पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि उनका पूरा बेस बन जाए, ठीक है, और वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। अगर आपको कहीं कुछ समझ नहीं आता है, कुछ पूछना है डाउट में, तो आप कमेंट में पूछ लिया कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है नीट 2025 एस्पायरेंट के नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में दी है। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।